हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग उच्चतम न्यायालय को पढ़ेंगे, जानेंगे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट क्या है और भारत में ये किस तरह से काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश शुरुआत में थी और वर्तमान में कितना है। फिर आगे न्यायाधीश के बारे में पढ़ेंगे कि न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, इसका वेतन, और फिर इसको कहाँ तक शक्ति एवं अधिकार क्षेत्र दिया गया है और ये विधायिका और कार्यपालिका के बीच ये कितने स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। इन सब के बारे में आज एक एक करके जानते हैं। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत से जानते हैं। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में और जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस समय से सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना और इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आ जाता है। इससे पहले एक फेडरल कोर्ट था जिसका संचालन संसद से 1937 से 1950 के बीच लगभग 12 वर्षों तक ये जो है काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को रिप्लेस किया, यानी कि जो शुरुआत में यानी कि जो देश को स्वतंत्र होने से पहले जो सिस्टम था, इसे पहले फेडरल कोर्ट के रूप में जाना जाता था और फिर 1937 से 50 के बीच लगभग 12 वर्षों तक जो है इसका संचालन हुआ और उसी को जो है रिप्लेस कर दिया गया। तो यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि आज जिस बिल्डिंग में सुप्रीम कोर्ट काम करता है उसमें वह 1958 में जो है आया है। जहाँ पर ये अभी काम कर रहा है तो यहाँ पे 1958 में आया है। इससे पहले तो ये जो है कलकत्ता में था। ठीक है, आगे हम जानते हैं इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो भारतीय संविधान में भाग 5 एवं अध्याय 6 संघ न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ एवं इसके प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 124(1) के तहत भारतीय संविधान में बताया गया है कि भारत को एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी जिसे CJI कहते हैं होगा। ये जो है अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। शुरुआत में जो है जब संविधान बना और संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत यह बता दिया गया कि भारतीय संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित 7 अन्य न्यायाधीश होंगे और जब तक कि अन्य कानून द्वारा संसद एवं अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है तब तक जो है इतना ही रहेगा, यानी कुल मिलाकर के 8 न्यायाधीश ही रहेगा। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सामान्य तौर पर मूल अधिकार क्षेत्र, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार इत्यादि में जो है वर्गीकृत कर दिया गया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के पास कई अन्य शक्तियां भी है
जिसे कि हम लोग जो है आगे देखते हैं। और इसका गठन जो है किस प्रकार से किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, तो अनुच्छेद 124 के तहत 1950 के मूल संविधान में जैसा कि बताया गया था कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश उस समय थी। और जैसे जैसे कोर्ट में काम बढ़ता गया, जैसे कि कोर्ट में काम जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे जो है संसद ने ये जो सुप्रीम कोर्ट में या फिर उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की बढ़ोतरी होती है, तो ये जो है संसद के द्वारा ही जो है बढ़ाया जाता है। तो संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया। कब कितना बढ़ाया इस बारे में जानते हैं। जैसे कि 1956 में 11 न्यायाधीश को बढ़ाया, और 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26 था, और 2009 में 31 न्यायाधीश, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। और 2009 में संविधान में संसद द्वारा जो है इसकी संख्या बढ़ाकर 34 कर दिया गया। ये जो बढ़ाने का काम है, ये द सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956 के आधार पर जो है इसे बढ़ाया जाता है। अब हम जानते हैं कि इसकी नियुक्ति जो है कैसे होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह ले सकती है और ली भी जाती है। और अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है। अब ये जो परामर्श है, ये परामर्श के बारे में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है, जिसके वजह से इस परामर्श शब्द के संबंध में हमेशा जो है विधायिका कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका के बीच जो है हमेशा खींचतान होते रहता है। तो आगे समझेंगे ये परामर्श शब्द कैसे आया और अभी इसका क्या कहाँ तक जो है इसे मानता है, और परामर्श के बारे में जो है पूरा डिटेल से जानेंगे। तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना अनिवार्य होता है। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, तो नियुक्ति जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं तो उसके लिए जो है राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जो राष्ट्रपति होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय और अन्य जो उच्च न्यायालय हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उससे भी जो है सलाह ली जाती है और परामर्श भी लिया जाता है। तो परामर्श के बारे में आगे जानेंगे। 1950 से जो है 1950 से 73 तक व्यवहार में यह था। उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश को बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। यानी कि जब 1950 से लेकर 1973 तक यह नियम लागू था कि जो सबसे पूरे देश में जो सबसे वरिष्ठ हैं उन्हीं को जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो है नियुक्त किया जाता था। लेकिन 1973 में इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान इस व्यवस्था को उलटफेर किया गया, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी ने एन रे को 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से ऊपर भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया।
इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं कि एएन रे के ऊपर 3 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं जिनको कि नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और ये चौथे नंबर पर एएन रे को, जिनका कि नंबर चौथा पर है, तो इन्हीं को जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर देता है। ये 1973 की बात है। फिर 1977 में इंदिरा गांधी ने ही मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को वरिष्ठतम व्यक्ति के ऊपर बतौर मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। यानी 77 में फिर वही गलती दोबारा किया जाता है कि जो ये मिर्जा हमीदुल्लाह है, इनसे ऊपर कई न्यायाधीश होते हैं, यानी वरिष्ठ होते हैं, सीनियर होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है इन्होंने नज़रअंदाज करके इनको बना दिया जाता है। फिर 1993 में दूसरे न्यायाधीश मामले में न्यायालय ने इस पुरानी व्यवस्था को बहाल किया। यानी कि 1993 में जो पहले सिस्टम था 1950 से 1973 तक कि जो सबसे पूरे देश में जो सबसे वरिष्ठ हैं उनको जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया जाता था, यही व्यवस्था 1993 में फिर से बहाल कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, जो कि अभी तक जो है ये चल रहा है। अब जो है परामर्श एवं कॉलेजियम प्रणाली पर विवाद। पीछे जो मैंने बताया था कि परामर्श के ऊपर जो है हमेशा विवाद होते रहता है, और ये जो कॉलेजियम प्रणाली है इसके ऊपर भी जो है हमेशा विवाद होते रहता है। तो कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई प्रावधानों में परामर्श शब्द को जो है अलग अलग व्याख्या किया है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ही परामर्श शब्द के ऊपर अलग अलग समय में अलग अलग इसकी व्याख्या किया है। जैसे कि सबसे पहले न्यायाधीश मामले 1982 में न्यायालय ने कहा कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है और इसका अर्थ सिर्फ विचारों के आदान प्रदान से है। 1982 में न्यायाधीश खुद बोलते हैं या कहा है कि न्यायालय में जो परामर्श शब्द है इसका अर्थ सहमति नहीं है कि किसी से सहमति लिया जाए, इसका अर्थ सिर्फ विचारों का आदान प्रदान से है। फिर द्वितीय न्यायाधीश मामले 1993 में न्यायालय ने जो पहले कहा था कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है, तब फिर इस बातों को जो है पलट देता है और परामर्श शब्द का अर्थ सहमति के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी फिर कहते हैं कि जो परामर्श शब्द है इसका अर्थ सहमति ही होता है। और फिर तीसरे मामले में 1998 में न्यायालय ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिए न्यायाधीशों के सम्मिलित परामर्श की आवश्यकता होती है। यानी कि 1998 में फिर न्यायाधीश कहते हैं कि जो परामर्श प्रक्रिया है यह न्यायाधीशों के सम्मिलित परामर्श की आवश्यकता होती है, यानी कि ये परामर्श शब्द की जरूरी होता है इस शब्द को न्यायाधीश को। अब जो मुख्य न्यायाधीश की एकमात्र राय परामर्श प्रक्रिया का गठन नहीं करती है, उन्हें जो है उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए। यदि 2 न्यायाधीश भी विपरीत राय देते हैं तो उसे सरकार को नियुक्ति की सिफारिश भेजनी ही चाहिए। अब जो है 1998 में न्यायाधीश ने इसके बारे में फिर चेंज करते हैं और कहते हैं कि
जो वरिष्ठतम 4 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, इन्हीं चारों न्यायाधीश के द्वारा जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। और ये 4 जो न्यायाधीश वरिष्ठतम न्यायाधीश है, अगर उसमें 2 अगर सहमति नहीं भी देते हैं कि हाँ जो इस व्यक्ति को अन्य न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया जाए, तब पर भी न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार को जो भेजती है वो उसे करना है। तब ये जो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, इसका नाम दिया गया कॉलेजियम सिस्टम। अब जानते हैं कि ये कॉलेजियम सिस्टम है क्या। ये कॉलेजियम सिस्टम जो है, इसमें पहला कहा गया है कि कॉलेजियम प्रणाली में इसकी जो शुरुआत होती है तृतीय न्यायाधीश मामले के माध्यम से हुई थी। यानी तृतीय न्यायाधीश मामले जो 1998 में जो चलन में था, जिसका उपयोग उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए किया जाता है। 1998 में जो न्यायाधीशों ने कहा कि 4 जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उसी को जो है हम कॉलेजियम प्रणाली कहेंगे, और इसी के माध्यम से, इसी के परामर्श से ये जो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, तो इन्हीं चारों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होगी और अन्य जगह इसका स्थानांतरण भी किया जाएगा। तो भारत के जो मूल संविधान में या संशोधनों में कॉलेजियम का कोई उल्लेख नहीं है। जो मैंने पहले बता चुकी हूँ कि ये जो कॉलेजियम प्रणाली है, तो इसके बारे में मूल संविधान में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, जिसके वजह से क्या होता है कि इस पर जो है हमेशा विवाद चलती रहती है। तो इस विवाद के चलते सरकार, जो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार है, इन्होंने एक आयोग नियुक्त कर दिया जिसका नाम है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्योंकि इन्होंने देखा शुरुआत से ही कि जो कॉलेजियम प्रणाली है इसमें हमेशा विवाद बना रहता है, कभी परामर्श शब्द को लेकर के, तो कभी उसी के अंदर जो 4-5 जजेज हैं उनके बीच में ही जो है कभी सहमति को लेकर के जो है बात, जब हमेशा जो है इस पर जो है विवाद खड़ा हो जाता है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने क्या किया कि कॉलेजियम प्रणाली को NJAC यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की प्रणाली को बना देता है। लेकिन ये फिर बाद में भी, वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि ये जो न्यायालय है इसको नहीं माना। तो कॉलेजियम केंद्र सरकार को वकीलों या न्यायाधीशों के नाम प्रस्तावित करता है। यानी कॉलेजियम जो है, कॉलेजियम में जितने भी न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के माध्यम से सरकार को वकील एवं न्यायाधीश के नाम प्रस्तावित करके भेजा जाता है, और केंद्र सरकार उसी न्यायाधीश का नाम जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर स्थानांतरण का काम जो है सरकार के द्वारा किया जाता है। इसमें कुछ कॉलेजियम प्रणाली में जो है नामों को प्रस्तावित किया जाता है। जैसे कॉलेजियम केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नामों या सुझावों पर कुछ विचार करता है एवं अंतिम अनुमोदन के लिए फाइलों को सरकार के पास जो है भेज दिया जाता है। अब है कि यदि कॉलेजियम फिर से उन्हीं नामों को पुनः भेज देता है, जैसे कि कॉलेजियम प्रणाली जो है, कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत जो भी न्यायाधीश है उन न्यायाधीशों के द्वारा कुछ नामों को प्रस्तावित करके सरकार के पास भेजा जाता है, और सरकार जो है पुनः उसे जो है कॉलेजियम को भेजा जाता है। और अगर कॉलेजियम फिर से उन्हीं नामों को अगर भेज दिया जाता है, तब सरकार को उन नामों पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। लेकिन जवाब देने के लिए समय सीमा तय नहीं किया गया है।
यही कारण है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में लंबा समय लग जाता है। इसलिए समय लग जाता है कि जो सरकार है, क्योंकि राजनीति में सरकार जो है हमेशा बदलते रहती है और इस सरकार जो है हमेशा अपने मन अनुकूल काम के लिए जो है इसे फाइल को रोक लेता है। इसका कोई सीमा नहीं रख रहा है कि इस सीमा तक जो है आपको जो है नाम पर सहमति दे करके भेजनी ही पड़ेगी। तो कोई समय सीमा नहीं है जिसके वजह से जो सरकार है अपनी सुविधा अनुसार काम करती है। इसके लिए क्या है कि 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बदलने हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम की स्थापना की गई। ये जो NJAC है, NJAC यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो बनाया संविधान में 99 अमेंडमेंट के द्वारा जो है 2014 में इसकी स्थापना किया गया है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा और NJAC को इस आधार पर असंवैधानिक ठहराया कि न्यायिक नियुक्ति में राजनीतिक कार्यपालिका की भागीदारी मूल संरचना के सिद्धांतों अर्थात न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ थी। फिर न्यायालय ने जो ये NJAC का जो अधिनियम लाया सरकार ने 99 अमेंडमेंट के द्वारा 2014 में, तो इसमें बहुत सारा प्रक्रिया था कि कुछ ये जो है राजनेता लोग रहेंगे, कुछ विपक्ष के लोग रहेंगे, कुछ न्यायाधीश रहेंगे। तो इसी के माध्यम से जो है NJAC आयोग बनाया था। तो इस प्रणाली को जैसे ही न्यायाधीशों की नियुक्ति में नेताओं का प्रवेश होता है तो इसी वजह से न्यायालय ने इसे जो है नहीं मानता है और उनका कहना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में नेताओं या राजनीतिक कार्यपालिका की भागीदारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह जो है संविधान के मूल संरचना का जो सिद्धांत है उसके जो है ये प्रणाली खिलाफ है। तो इसीलिए हम NJAC यानी कि राष्ट्रीय ये जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी जो है या कमीशन जो है इसे हम नहीं मानेंगे। इसे क्या किया न्यायालय ने असंवैधानिक करार दे दिया कि ये संविधान के विरुद्ध है। तो इसीलिए अभी ये जो है वर्तमान में ये अभी चलन में नहीं है। समझ गए कॉलेजियम प्रणाली। अब जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है इसके बारे में जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति को क्या क्या योग्य होना चाहिए इसके बारे में जानते हैं। तो उन्हें जो है सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा जो है उसे कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में उसे जो है न्यायाधीश के रूप में काम करना चाहिए। दूसरा है कि उसे 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता यानी जज होना चाहिए, 10 वर्षों तक किसी भी उच्च न्यायालय में। आगे है कि उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए, यानी कि उनके ऊपर जो है किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए और प्रतिष्ठित मतलब होना चाहिए, मीन्स सही हो गया। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए संविधान में न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं किया गया है कि कम से कम कितना आयु होना चाहिए। अब जो है इस न्यायाधीश जो है शपथ कैसे लेते हैं इसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 124(6) और संविधान की अनुसूची 3 के तहत
उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्ति न्यायाधीशों को अपना कार्यकाल संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने उन्हें शपथ लेनी पड़ती है। मुख्य रूप से राष्ट्रपति के सामने ही शपथ लेनी पड़ती है। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अगर बाहर हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा जिन्हें नामित कर दिया जाएगा तो उन्हीं के समक्ष जो है मुख्य न्यायाधीश ये शपथ ग्रहण लेंगे और कहा जाएगा कि मैं अमुक व्यक्ति जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा या रखूँगी। मैं भारत की संप्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी या रखूँगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात या द्वेष के बिना पालन करूँगा या करूँगी। अब है कि न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या है। तो संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है, लेकिन इस संबंध में 3 उपबंध बताया गया है। वो 3 उपबंध क्या है, जिसमें कि पहला है कि वह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है, यानी कि वो जब भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर पद नियुक्त हुआ तब वो जो है 65 वर्ष तक रहेंगे। अब उसका समय कितने समय तक रहा या रहेगा ये निश्चित नहीं है। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था जो है इसका निर्धारण करेगी। दूसरा है कि वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र भी दे सकता है। और तीसरा है कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इसे जो है पद से हटाया भी जा सकता है। कैसे हटाया जाएगा इस बारे में आइए हम जानते हैं विस्तार से। तो न्यायाधीशों को हटाना, रिमूवल ऑफ जजेस, तो जानते हैं कि न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति द्वारा जरूर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उसे अपने मन से नहीं हटा सकता है। इसके हटाने के बारे में अनुच्छेद 124(4) में कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से तभी हटा सकता है जब उस न्यायाधीश को हटाने का आधार सिद्ध हो जाए और उसके बाद संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पास किया जाए। जैसा कि कुछ दिन पहले जो दीपक मिश्रा जो थे, तो इनको जो है हटाने के लिए विपक्ष के नेताओं ने जो है इस प्रक्रिया को अपनाया था, लेकिन पूरी नहीं हो पाई थी ये प्रक्रिया। तो इसके लिए बाकायदे एक कानून है जिसका नाम है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। इसके अनुसार न्यायाधीशों को हटाने की निम्नलिखित प्रक्रिया है, जिसमें कि पहला है निष्कासन प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति तभी विचार करेगा जब उस प्रस्ताव को लोकसभा में 100 सदस्यों द्वारा और राज्यसभा में 50 सदस्यों से लिखित सहमति मिलेगी। यानी कि लोकसभा में 100 सदस्य साइन करेंगे और फिर राज्यसभा में 50 सदस्य, उसके बाद ही जो है इस पर विचार किया जाएगा। दूसरा है कि इतना होने के बावजूद भी ये अध्यक्ष या सभापति, जैसे कि लोकसभा में जो देंगे प्रस्ताव तो अध्यक्ष को देंगे
और राज्यसभा में जो देंगे, राज्यसभा के सदस्य लिखित में, तो वो सभापति को देंगे। इसके इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है कि वे इसे स्वीकृति दे या नहीं। यानी इस प्रस्ताव को ये शामिल भी कर सकते हैं या इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले कार्यकाल में जो है दीपक मिश्रा जी के कार्यकाल में हम लोगों को देखने को मिला कि विपक्ष के नेताओं ने जो है राज्यसभा के सदस्यों से साइन करा के वो सभापति को सौंपा था, जो कि सभापति जो है इसे रिजेक्ट कर दिया था। तीसरा है कि यदि इसे स्वीकार कर भी लिया जाए तो अध्यक्ष या सभापति को इसकी जांच के लिए 3 सदस्य समिति का गठित करनी होगी। यानी कि 3 सदस्यों का एक कमिटी या समिति गठन करना होगा और यही समिति जो है इस समिति में शामिल होना चाहिए और इसमें मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और प्रतिष्ठित न्यायविद भी रहेंगे शामिल इस समिति में, और वही जो है इस प्रक्रिया की जांच करेगा। आगे है कि यदि यह समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी या असक्षम पाता है या पाती है तो इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है और इसके बाद विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर इसे राष्ट्रपति को भेजा भी जाता है और अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर सकता है। अब आइए जानते हैं न्यायाधीश या न्यायाधीशों का वेतन। न्यायाधीश को कितना वेतन वर्तमान में है, और यह जो है वेतन के बारे में संविधान में अनुच्छेद 125 के तहत न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। न्यायाधीशों के वेतन, अन्य भत्ते, पेंशन आदि का जो निर्धारण है भारतीय संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। हालांकि संसद इसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकता है। यानी कि संसद जो है जो भी लाभ है, जैसे कि जितना वेतन है वर्तमान में, तो उस वेतन में बढ़ोतरी करेगा, लेकिन उसको घटाया नहीं जा सकता है। तो वर्तमान में मैं बता दे रही हूँ कि जो है उच्चतम न्यायालय का जो अन्य न्यायाधीश को जो है, एक न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको 2.5 लाख रुपया वेतन प्राप्त हो रहा है। चूँकि ये बदलते रहते हैं इसलिए मैं आपको एक्यूरेट तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन इसे जो है आप इंटरनेट के थ्रू जो है वर्तमान के वेतन को जो है आप देख सकते हैं, क्योंकि वेतन जो है हमेशा बदलते रहता है। अब जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस क्या होता है, इस संबंध में अनुच्छेद 126 के तहत कार्यकारी न्यायाधीश की बात कही गई है। दरअसल कुछ खास स्थितियों में राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो वो कौन सा परिस्थिति है, कौन सा स्थिति है, इसके बारे में जानते हैं। जिसमें कि पहला है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, या फिर मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो। यानी कुछ भी हो सकता है। इस मामले में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है। अब तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है, जिसे एडहॉक जज कहते हैं। तदर्थ का मतलब होता है जब जरूरत है और जब तक के लिए जरूरत है तब तक के लिए आप न्यायाधीश रख सकते हैं, जिसका कि नाम होगा तदर्थ या एडहॉक। इसलिए जब कभी कोरम पूरा करने में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय
के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में एडहॉक न्यायाधीश या एडहॉक जज नियुक्त कर सकता है, लेकिन ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद ही कर सकता है। अब आइए जानते हैं कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश का क्या प्रावधान है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है, जिसे रिटायर्ड जज कहते हैं, तो इसके भी बारे में अनुच्छेद 128 में कहा गया है कि किसी भी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। यानी जो रिटायर्ड जजेज होते हैं उनको तो फुल अनुभव होता है, तो अगर ज़रूरत उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय में अगर पड़ती है या पड़ता है, तो जो सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड जज हैं उनको जो है कार्य करने के लिए कुछ समय के लिए जो है उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का जो है अनुरोध कर सकता है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ऐसा संबंधित व्यक्ति या राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही कर सकते हैं, इससे पहले जो है वो अपने मन से नहीं कर सकते हैं। अब जो उच्चतम न्यायालय है इसका स्थान कहाँ था और कहाँ है, और आगे कहीं अदर जगह पे जा सकता है या नहीं, इस संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 के तहत संविधान ने उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली घोषित किया, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार भी दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और वे शिफ्ट करना चाहे तो वे कर सकता है। ऐसा इसलिए है कि कोई भी छोटा से छोटा कार्य या बड़ा से बड़ा कार्य जो संविधान जो उच्चतम न्यायालय के बारे में कहा गया है वो एक एक बात को संविधान में रख दिया गया है, ताकि ये जो है विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है और हमेशा स्वतंत्र रहने के लिए इस बारे में एक एक बात को जो है संविधान में आर्टिकल के तहत जो है इसे रखा गया है। जैसे कि आपने देखा, हम लोग ने देखे कि परामर्श शब्द जब संविधान में नहीं है तो इस परामर्श शब्द पर कब कब विवाद हुआ और कैसे कैसे विवाद हुआ और अभी तक हो रहा है। तो इसीलिए जो संविधान में जो स्थान परिवर्तन के बारे में जो है उच्चतम न्यायालय के बारे में भी जो है 130 के तहत जो है बता दिया गया है कि अभी जो है दिल्ली घोषित हुआ है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगा तो मुख्य न्यायाधीश कहीं और भी घोषित कर सकता है, कहीं और ले जा सकता है। अब है कि न्यायालय की प्रक्रिया क्या है। उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया नियमन संचालन के लिए जो है अनुच्छेद 145 के तहत कहा गया है या नियम या परिनियम बना दिया गया है, लेकिन ऐसा वह राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कर सकता है। आप यहाँ नोटिस करेंगे कि ज़्यादातर मामलों में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कोई कार्य कर सकता है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है या ऐसा क्यों करता है? तो ऐसा इसलिए करता है ताकि शक्ति संतुलन बना रहे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच। अगर ऐसा ना होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है निरंकुश हो सकता है, वो भी जो है अपना मनमानी कर सकता है। इसीलिए जो है उच्चतम न्यायालय के जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को नियम परिनियम के तहत जो है बनाया गया है और ये सारी प्रक्रिया को राष्ट्रपति के तहत ही किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के शक्ति और क्षेत्राधिकार कहाँ तक है। सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उनकी क्या शक्तियां हैं और कहाँ तक, किस क्षेत्र तक इनका जो है शक्ति है।
जिसमें पहला है मूल क्षेत्राधिकार। इस संबंध में एक संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला करता है। अधिक विस्तृत रूप से देखें तो इसके बारे में इस माध्यम से जो है किसी भी विवाद का निर्णय किया जाता है, जिसमें पहला है केंद्र व एक या अधिक राज्यों के मध्य, या केंद्र एवं कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना तथा एक अथवा अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना। यानी कि जो दो राज्य या दो से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होता है उसका निर्णय दो या अधिक राज्यों के मध्य। तो उपयुक्त संघीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय में विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित है। कहाँ? संविधान में। अब इसका दूसरा जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ये अपीलीय क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य रूप से अपील हेतु अदालत है। जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ये प्रमुख रूप से यहाँ पे अपील किया जाता है और निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता भी है। तो जो सुनता है वो क्या है प्रावधान? संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील और विशेष अनुमति द्वारा अपील। अब जो पहला है संवैधानिक मामलों में अपील, इसके संबंध में अनुच्छेद 132 के तहत संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील किया जा सकता है, भले ही वह आपराधिक मामला हो या दीवानी। लेकिन उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 134A के तहत बताना होगा कि ये एक ऐसा मामला है जिसका निराकरण सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। दूसरा, इसमें संवैधानिक व्याख्या की जरूरत है। जैसे कोई ऐसा मामला है जिस पर कि ये संविधान को व्याख्या करने की जरूरत है, तो इसीलिए जो है संविधान में अपील किया जाता है। अब जो दूसरा है यह है दीवानी मामलों में अपील। ये दीवानी क्या होता है? अनुच्छेद 133 के तहत दीवानी मामलों को उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील किया जा सकता है। जैसे घर की गृहस्थी से संबंधित जो झगड़ा होता है उसे दीवानी मामला कहा जाता है, जिसमें कि शादी विवाह होता है, तलाक होता है, बच्चे गोद लेने या फिर अन्य मामला जो है घरेलू मामला हो सकता है। यहाँ भी व्यवस्था किया गया है कि उच्च न्यायालय को प्रमाणित भी करना होगा कि ये उसके बस की बात नहीं है, अब इसे आप ही संभालिए। यानी कि जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही किया जाना आवश्यक है। दूसरा है कि वो मामले किसी तरह की व्याख्या की मांग करता है, यानी संविधान में जो व्याख्या किया गया है किसी प्रश्न को लेकर तो उसी की मांग करता है। तीसरा है आपराधिक मामलों में अपील। अब जो है ये अनुच्छेद 134 के तहत उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। यदि उच्च न्यायालय ने नंबर 1 आरोपी व्यक्ति के बरी के आदेश को पलट दिया हो या उसे सजाए मौत दे दिया गया हो। दूसरा है कि किसी अधीनस्थ न्यायालयों से मामला लेकर आरोपी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया हो और उसे सजाए मौत दे दी हो। तीसरा मामला, अगर उच्च न्यायालय इस तरह के मामले को अनुच्छेद 134A के तहत प्रमाणित कर दे कि ये मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाने योग्य है, तब जो है इसे लाया जाता है। चौथा है विशेष अनुमति द्वारा अपील। तो इस संबंध में सैन्य अदालतों के मामलों को छोड़कर अन्य किसी भी अदालतों के किसी भी प्रकार के मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि वे किसी पीड़ित या असंतुष्ट व्यक्ति के मामले को विशेष अनुमति द्वारा सीधे जो है पास सुनवाई का मौका दे। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो भले ही यह मामला कोई भी अदालत
उस मामले में अपना जजमेंट ही क्यों ना सुना दिया हो, लेकिन विशेष अनुमति के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। इस संबंध में है कि अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिला एक विशेषाधिकार है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है। ये कैसे कर सकता है? जैसे कि अगर उसे लगे, जिसमें कि पहला है कि मामला संवैधानिक व्याख्या की मांग करता है, दूसरा है कि उस अमुक व्यक्ति के साथ बहुत अन्याय हुआ है। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि यह एक विवेकानुसार शक्ति है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है, और इसीलिए किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा इसके जो अधिकार है, अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि वे इस अधिकार का इस्तेमाल करता है या नहीं करता है। आगे जो है सलाहकार क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 143 के तहत संविधान राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है। ये कौन सा 2 है? जिसमें कि पहला है सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर, यानी कि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर कानून या किसी तथ्य का प्रश्न उत्पन्न हो गया है या उत्पन्न होने की संभावना है और इस पर उच्चतम न्यायालय की राय लेना जरूरी है, तो वह जो है उस विषय के लिए न्यायालय को विचार के लिए संदर्भित करता है, यानी उसको भेजा जाता है कि न्यायालय को जो है यहाँ पर न्यायालय को अपना विचार देने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे वे दे भी सकता है अपना विचार और नहीं भी दे सकता है। दूसरा है कि किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते आदि मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर इस तरह के मामले उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति को अपना सहमति देना पड़ता है। अब राष्ट्रपति द्वारा जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे गए कुछ मामला है, उदाहरण के रूप में जैसे कि पहला है राम जन्मभूमि मामला 1993 में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से राय लेने के लिए प्रस्ताव भेजा था। दूसरा है पंजाब समझौते को समाप्त करने संबंधी अधिनियम के बारे में। तीसरा है 2G स्पेक्ट्रम मामले में जो निर्णय आया था, तो प्राकृतिक संसाधनों की सभी क्षेत्रों में नीलामी को बाध्यकारी बनाया जाना, जो कि 2012 में जो है ये मामला आया था। अब तीसरा है अभिलेख न्यायालय। ये अभिलेख क्या होता है? अभिलेख के न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के 2 शक्ति प्राप्त है, जिसमें पहला है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जो है कार्यवाही और उसके फैसले सार्वजनिक या सार्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में दर्ज किए जाते हैं तथा किसी अन्य अदालत में चल रहे मामलों के दौरान इस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। ये जो है रिकॉर्ड विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किए जाते हैं। तीसरा है कि इनके पास न्यायालय की अवमानना करने पर दंडित करने का भी अधिकार है और यह सजा 6 माह का सामान्य कारावास या 2000 रुपये तक का आर्थिक दंड या दोनों ही देना पड़ता है। अब आगे है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। अब न्याय के मामले में जो कुछ समीक्षा करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को है। न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने के लिए ये शक्ति न्यायालय को प्राप्त है। जांच में यदि वे संविधान अल्ट्रा वायरस के उल्लंघनकर्ता पाए जाते हैं तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध, असंवैधानिक, अमान्य जो भी हो घोषित कर सकता है। अब है कि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार की कुछ अन्य शक्तियां हैं जिसे कि मैं